Okay, good morning, all of you. Yesterday, we studied about some of the defining features of living organisms, and we mentioned, in fact, we explained three among them. That's we explained cellular organization, metabolism, and consciousness. Today, we will see remaining three. So, first of all, today we will see homeostasis. ठीक है, आज हम देखेंगे ये होम्योस्टेसिस क्या होता है. ठीक है, इसकी बेसिस पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग वन से. ठीक है, हम कहते हैं इसकी बेसिस पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. ये कैसे हम कह सकते हैं, ऐसा इस होम्योस्टेसिस में होता क्या है, ये असल में होता क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन रखना. कांस्टेंट मतलब सेम, जैसा है वैसा रखना. ठीक है, जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बैलेंस रह सके. ठीक है, कोई इम्बैलेंस ना आ जाए. ठीक है, इसको हम थोड़ी सी एक सिंपल सी एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन हम करेंगे. दिस इज मेंटेनेंस ऑफ constant internal मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. सर इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है ये मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, और हम सारे उस एग्जांपल से फेमिलियर हैं. तो अभी हम नॉर्मल स्टेट में है. ठीक है, हम सारे अभी नॉर्मल स्टेट में है. नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. कितना है? ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार अचानक से हमें खांसी आने लगती है, हमारे अंदर स्नीजिंग होती है. ठीक है, शिवरिंग होनी स्टार्ट होती है. तो हम फिर अपने घर वालों को कहते हैं कि हमें ठंड महसूस होती है, कहीं हमें फीवर तो नहीं. यही कहते हैं. वो फीवर असल में क्या होता है, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से हट के राइज हो गया होता है. क्या हुआ होता है? ठीक है, तो फीवर जो है वो क्या होता है, एबनॉर्मल राइज इन बॉडी टेम्परेचर. जब हमारे अंदर फीवर होता है, क्या उस कंडीशन में हम स्टेबल होते हैं? हाँ, हमें उस कंडीशन में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है. ठीक है, और हम कहते हैं कि हम हेल्दी नहीं है. ठीक है, वो क्यों असल में हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो डिविएट हो रहा है, उसमें एबनॉर्मल राइज हो रहा है. ठीक है, और बॉडी का बैलेंस हट रहा है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बॉडी में जितने भी अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं उनमें अल्टरेशन आ जाती है. ठीक है, इंटरप्शंस आ जाती है. ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना जरूरी होता है. ठीक है, ये खाली टेम्परेचर के केस में ऐसा, ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने बोली, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल रहनी चाहिए. ना खाली हमारी बॉडी में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये नॉर्मल, ठीक है, ये बैलेंस्ड होते. ठीक है, और इन्हीं कंडीशंस को बैलेंस्ड मेंटेन रखना कॉन्स्टेंटली, इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में साल्ट की कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है. ठीक है, वो उसी कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट रखनी है. ठीक है, उससे थोड़ी सी भी डिविएशन अगर हो जाएगी तो डिसऑर्डर्स अराइज हो जाते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस अल्टरनेट हो जाते हैं. ठीक है, उनमें हार्डनेस आ जाती है. इसी तरीके से हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हमारे ब्लड में जो शुगर की लेवल होती है वो भी कांस्टेंट मेंटेन्ड होती है. ठीक है,
ठीक है। इसी तरीके से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ये भी कांस्टेंट रेगुलेटेड होती है। इसको कौन रखता है? हमारे अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप हुए हैं जिन्होंने इन चीजों को मेंटेन रखा है, ठीक है। और अंदर के इस एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, इस चीज को होम्योस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर के मामले में हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दोनों अपना अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। वो कैसे मेंटेन रखते हैं और वो कौन से ग्रुप, ये दो ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। टेम्परेचर की बेसिस पे हम ये देखेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि बाहर से जो भी टेम्परेचर चेंज आए वो अपना टेम्परेचर जो होगा वो मखसूस रखे, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, जो ही बाहर से टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाती है, चाहे राइज हो या चाहे ड्रॉप हो, वो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली राइज या ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वो या तो हीट लूज करेंगे या तो हीट इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पोइक्लोथर्म्स क्या कहते हैं? पोइक्लो, ठीक है। सिंपल टर्म्स में इनको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं? सुना है आपने? अक्सर मूवीज में आपने सुना होगा कि ये एक वैम्पायर है, ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। ये वैम्पायर है, ये कोल्ड ब्लडेड है। ये स्नेक है, स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फिशेस की बात करेंगे, फिशेस जो पानी में रहते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। पानी में टेम्परेचर राइज हो तो फिशेस अंदर से अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर पानी का गिर जाए तो फिशेस भी अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी हीट वो लूज करते हैं, ठीक है। और अपना टेम्परेचर सेट रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग में कैसा टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए होते हैं जिसकी मदद से वो बाहर जो भी फ्लक्चुएशन आए, जो भी चेंज आए टेम्परेचर में, उनके अंदर के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जितना रखा होता है वो उतना वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे हमारी, हम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चाहे ये गर्मियां आए चाहे सर्दी आए, हम फिर भी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। हम अपनी बॉडी हीट लूज नहीं करते, हमने अंदर से ही कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए जिसकी मदद से हम वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है होम्योथर्म्स। क्या बोला जाता है? या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे याद क्या रखोगे? यहां फिशेस, स्नेक्स, ठीक है। यहां आप याद रखोगे एग्जाम्पल के तौर पे बर्ड्स, ह्यूमंस, ठीक है। हाँ, चले आगे। तो ये होम्योथर्म्स जो है, ये होम्योथर्म्स ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस होम्योथर्म्स है, हम देखेंगे हम में ये बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, ठीक है। बाहर से जो भी चेंज आती है फिर भी हम में बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने बॉडी की डिवाइसेस का, पहले में हम बिहेवियरल चेंज का देखेंगे, ठीक है। जब बाहर सर्दी आती है, ठीक है, तो हम सब अंदर एक कमरे में जमा हो जाते हैं, कोई हीटिंग इक्विपमेंट लगाते हैं और अपने आप को गर्म रखते, ठीक है। हम अपनी बॉडी हीट लूज नहीं करते, हम एक्सटर्नल डिवाइसेस से ही अपने आप को गर्म रखते हैं, फिर वो ब्लावर्स हो, हीटर्स हो, एसीज हो, ठीक है। या जब गर्मियां आती है तो हम बाहर चले जाते हैं, हिल स्टेशन में चले जाते हैं जहां ठंडी हवा होती है, खुद को क्या करने के लिए, खुद को कूल डाउन। हम अपनी बॉडी हीट लूज नहीं करते, हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां बाहर से ही टेम्परेचर कम हो, ठीक है। या तो हम ऐसा करते हैं, हम आर्टिफिशियली ऐसे कूल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, हम एसीज लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, ठीक है। बट
होम्योथर्म्स जो होते हैं, होम्योथर्म्स की बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप हुए होते हैं जो बॉडी को टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हम देखेंगे हम में ऐसा कैसे ये होता है, ठीक है। हमारी बॉडी पे रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। एक टाइप का रिसेप्टर जो महसूस करता है सर्दी वाले स्टिमुलस को, किसको? ठीक है, जो सर्दी को महसूस करता है, ठीक है, जिसके पास सेंसेशन होती है सर्दियों की, ठीक है, विच परसीव्स द स्टिमुलस ऑफ कोल्डनेस। उन रिसेप्टर्स को क्रॉस एंड बल्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस, ठीक है। और जो गर्मियों का स्टिमुलस सेंस करते हैं उनको कहते हैं एंड बल्ब्स ऑफ रफिनी। ठीक है। अब जब बाहर से सर्दी होगी तो वो सर्दी वाला स्टिमुलस कौन सेंस करेंगे? क्रॉस एंड बल्ब्स, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा केईबी, ठीक है। ये क्रॉस एंड बल्ब्स कोल्डनेस वाला स्टिमुलस परसीव, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ठीक है, इस स्टिमुलस का होगा क्या? इस स्टिमुलस से हमारे नर्व्स एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, और ये स्टिमुलस इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल हो जाएगा हमारे सीएनएस तक। कहां तक? क्रॉस एंड बल्ब से, ठीक है। क्रॉस एंड बल्ब्स ने कोल्डनेस वाला स्टिमुलस जो है वो रिसीव किया, अब ये इसको आगे पास ऑन करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, ठीक है। कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके लिए जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां पे इस टेम्परेचर चेंज वाले स्टिमुलस की इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग होती है, उसको हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं? इस हाइपोथैलेमस में अब क्या होगा? ये किन के थ्रू जाएगा? नर्व फाइबर्स के थ्रू। जो नर्व फाइबर्स रिसेप्टर्स से सीएनएस तक इंपल्स को ले जाते हैं उनको कहते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व, ठीक है। इन सेंसरी नर्व फाइबर्स ने रिसेप्टर से सीएनएस तक स्टिमुलस को लिया। अब सीएनएस में क्या होगा? हाइपोथैलेमस में क्या होगा? इस स्टिमुलस की इंटरप्रिटेशन होगी और प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद वहां से रेस्पॉन्स आएगा। ये बिल्कुल ऐसे आप समझो जैसे आप एक कंप्यूटर में इनपुट देते हो, ठीक है। आप कीबोर्ड को, ठीक है, आप कुछ कमांड देते हो कीबोर्ड को, दैट कमांड इज इनपुट, और कीबोर्ड को आप इनपुट डिवाइस कहते हो। फिर सीपीयू के पास इस इनपुट की, इस कमांड की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और वहां से रेस्पॉन्स आता है। वो रेस्पॉन्स किस पे आता है? वो जिन डिवाइसेस पे अपियर होता है उनको आप आउटपुट डिवाइसेस, वैसे ही यहां से अब रेस्पॉन्स, इसलिए जब इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग की, अब ये रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स किसके थ्रू ये भेजता है? नर्व्स के थ्रू ही, ठीक है। उन नर्व्स को मोटर नर्व्स क्या कहते हैं? और ये रेस्पॉन्स मिलता किनको है? जिन ऑर्गन्स को ये रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, कोई एक्ट दिखाने के लिए उनको कुछ एक्ट करना होगा जिसकी वजह से ये टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है। और जिनको रेस्पॉन्स मिलता है उन ऑर्गन्स को हम इफेक्टर्स क्या कहते हैं? ठीक है। तो यहां पे ये इफेक्टर्स होते क्या है? यहां पे ये इफेक्टर्स एक तो हमारे मसल्स होते हैं और हमारी बॉडी की सरफेस की ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? बॉडी की सरफेस की ब्लड वेसल्स, ठीक है, उनको सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। इफेक्टर्स यहां पे दो होंगे, एक क्या होंगे? स्केलेटल, और क्या होंगे? सुपरफिशियल ब्लड,
ठीक है, पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की, इनको क्या रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इनको रेस्पॉन्स आता है इस हाइपोथैलेमस से कॉन्स्ट्रिक्ट होने का। कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब सुकड़ने का। ठीक है, इनका जो डायामीटर है ना अंदर ल्यूमन का, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उस ल्यूमन का डायामीटर कम होने का स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, इनका ल्यूमन छोटा हो गया, इनका ल्यूमन का ये डायमीटर डिक्रीज होगा, उसकी वजह से होगा क्या, इनके थ्रू ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, इनके थ्रू आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ब्लड जो है वो सरफेस की बजाय डाइवर्ट हो जाता है डीपर पार्ट्स में। कहां हो जाता है, डीपर पार्ट्स में। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर सरफेस पे ब्लड फ्लो करता तो रेडिएशन की मदद से, ठीक है, रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हीट लॉस हो सकता था। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है, एक बॉडी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हीट लॉस करती है। ठीक है, हीट हायर कंसंट्रेशन से लोअर अगर बाहर टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड का टेम्परेचर क्या है, 37, ठीक है, एज कंपेयर टू सराउंडिंग ज्यादा है, तो अगर सरफेस की ओर ब्लड फ्लो करता तो क्या हो जाता, रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो जाता, हम अपना बॉडी टेम्परेचर लूज करते और हमें बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता, हमें हाइपोथर्मिया होने का खतरा था। लेकिन हमारी बॉडी ने डिवाइस डेवलप किए हैं, ठीक है, और उन डिवाइसेस के थ्रू क्या करती है हमारी बॉडी, रेस्पॉन्ड करती है और अपना टेम्परेचर रेगुलेटेड रखती है। वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड जो है अब सरफेस की ओर फ्लो नहीं होगा, वो डीपर पार्ट्स की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, जो दूसरा रेस्पॉन्स स्केलेटल मसल्स को मिल जाता है, इनको भी कंट्रैक्शन का स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इनके कंट्रैक्शन की वजह से शिवरिंग कॉज हो जाती है। ठीक है, तो शिवरिंग की वजह से क्या हो जाता है, अंदर हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हम वार्म रहते हैं। ठीक है, हमें ठंड महसूस, इसलिए अगर आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, यूजुअली छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब भी वो अंदर से बाहर की ओर निकलते, बाहर ठंड होती है, दे स्टार्ट टू शिवर। ठीक है, या कभी कभार हम नहा के, सुबह के टाइम नहा के जब बाहर निकलते हैं वॉशरूम से, तो हम शिवरिंग होती है हमारी। ठीक है, हम शिवर करना स्टार्ट, तो वो शिवरिंग असल में क्या है, वो हमें डिवाइस है अंदर हीट डेवलप करने का। ठीक है, ठीक है, आसान है। सुपरफिशियल ब्लड वेसल हम कहते हैं सरफेस की ब्लड वेसल्स को। ठीक है, इनको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सुकड़ने का स्टिमुलस रेस्पॉन्स आ जाता है। जब ये सुकड़ जाएंगी, ब्लड इनके थ्रू फ्लो नहीं होगा, ब्लड डीपर पार्ट्स की ओर डाइवर्ट हो जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, हीट लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, चले आगे, दूसरा हम देखेंगे। ठीक है, जब बाहर से गर्मी का स्टिमुलस होता है, ठीक है, तब हमारे पास दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एंड बल्ब्स ऑफ रफिनी, ये उस गर्मी वाले स्टिमुलस को परसीव करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू ये इस इंपल्स को कहां भेजेंगे, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस इंपल्सेस को इंटरप्रेट और प्रोसेस करेगा और वहां से रेस्पॉन्स सेम ऐसे ही ब्लड वेसल्स को रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स को रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को क्या रेस्पॉन्स आता है, ब्लड वेसल्स को रेस्पॉन्स आता है कि आप डायलेट हो जाओ। डायलेट मतलब अपना डायमीटर इंक्रीज करो, अगर इतना डायमीटर था इतना आप करो, उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ब्लड सरफेस की ओर फ्लो हो जाएगा, और ज्यादा फ्लो के रिजल्ट में क्या होगा, सरफेस पे ब्लड ज्यादा फ्लो होगा, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट जो है वो बाहर लूज हो जाएगी। ठीक है, और उसके वो लूज कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और जब हमारे यहाँ 35, 36, 33 इतना हो जाएगा, तो सराउंडिंग हमारी बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या है, लो टेम्परेचर पे हमारी बॉडी बॉडी लूज करेगी, जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट, यानी कि सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम खुद का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार 37 से भी पार चला जाता है। ठीक है, और तब हमें बहुत कॉम्प्लिकेसी होती है, तब हमें जरूरी होता है उस टेम्परेचर से बाहर निकलना। क्यों, क्योंकि वहां पे फिर हमारे
रेगुलेटरी डिवाइसेस भी काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से भी ज्यादा होता है और हीट कहां से, हीट बाहर से ही अंदर की ओर कोशिश करेगी फ्लो करने की। ठीक है, यहां पे अब कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम बचते। ठीक है, हम इनके थ्रू, ठीक है, ये तो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस स्टिमुलस को। ठीक है, वहां से दूसरा वाला हम सोचते कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराते, उससे हीट लूज कराते, लेकिन वो हीट लूज जो है, हीट ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलरेडी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हीट लॉस होगा, इसलिए वहां पे कॉम्प्लिकेशंस हमें आ जाती है। ठीक है, और हम ऐसे कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उनके पास अपने अलग से वैसे ही डिवाइसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पे सर्वाइव, हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, और इस चीज की वजह से हाइपोथैलेमस को बोला जाता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट मतलब ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और इसको कांस्टेंट मेंटेन रखता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? थर्मोस्टेट ऑफ द, या इसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ, कोई डाउट? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट विल सी एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस का फिनोमिनन जो है ना, ये वाली चीज खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आप देखोगे, नॉन लिविंग में आप कभी ऐसा कुछ नहीं देखोगे। क्या देख पाते हो आप? अभी सर्दियां चल रही है, क्या आपने बाहर किसी रॉक को देखा कि वो टेम्परेचर के साथ अडेप्ट हो जाता है, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है कांस्टेंट, या अपना हीट या अपना टेम्परेचर लूज करता है? क्या कुछ ऐसा होता है नॉन लिविंग वंस के साथ? ये होम्योस्टेसिस वाला फिनोमिनन जो है, ये आप खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखोगे। ठीक है, तो ये बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है। ठीक है, एडेप्टेशन क्या होता है कि कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, ठीक है, और उस चेंज को ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और उसको कैसे कॉम्बैट करता है, ठीक है, वो वहां पे कैसे सर्वाइव करता है। ठीक है, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। वहां पे अडेप्ट हो जाता है, वो खुद के अंदर स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। ठीक है, अपने अंदर चेंज लाता है उन चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे वो आराम से फिर सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, अगर उसने वो डिवाइसेस, ठीक है, स्ट्रेटजीज डेवलप ना कर पाए, ठीक है, तो वो अडेप्ट होगा नहीं, वो उस कंडीशन में सर्वाइव हो नहीं पाएगा। ठीक है, वो अगर आपने सुना होगा, आपने अक्सर डिस्कवरीज में देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे अर्थ पे डायनासोर्स रहा करते थे, अब वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये एक्सटिंक्ट क्या हुए? तब भी असल में नेचर में कुछ कैटास्ट्रोफिक चेंज आए थे, डिजास्टर्स आए थे। ठीक है, हार्श कंडीशंस आई थी, और उन हार्श कंडीशंस में वो डायनासोर्स बेचारे जो थे, उनके पास डिवाइसेस नहीं थे, उन्होंने खुद में वो चेंज नहीं ला पाए, जिसकी वजह से वो उन चेंजिंग कंडीशंस में अडेप्ट हो जाते, उस हार्श कंडीशन में अडेप्ट हो जाते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से उनकी सारी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, उन्होंने सर्वाइव नहीं कर पाया वहां पे। तो इन कंपैरिजन अगर हम करेंगे बात एप्स और ह्यूमंस की, ठीक है, हमने वहां पे डिवाइसेस डेवलप किए, ठीक है, हमने स्ट्रेटजीज डेवलप की, जिसकी वजह से हमने उन चेंजिंग कंडीशंस को अडेप्ट किया और हमने सर्वाइव किया। ठीक है, तो ये चीज खाली आप किस में ही देखोगे? क्या नॉन लिविंग वंस में ऐसा होता है? ठीक है, कभी आपने देखा है कोई कार जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट हो जाती है? हाँ, किसी पत्थर को देखा है? हाँ, देखा? कभी चेयर को देखा है, टेबल को देखा है? ठीक है, तो ये अडेप्टेशन जो है ये आप खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डेथ। ठीक है, डेथ का मतलब, हाँ,
मौत। ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में हम डेथ किसको कहते हैं? ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में हम डेथ कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 3 वाइटल प्रोसेसेस होती है, उन वाइटल प्रोसेसेस का सीज होना, वो भी इरिवर्सिबली सीज होना, मतलब सीज हो गए तो वापस वो फंक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, तो वी डिफाइन डेथ एज द इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ 3 vital functions or processes of living organisms. ठीक है, और वो 3 वाइटल फंक्शंस क्या है, वो 3 वाइटल प्रोसेसेस क्या क्या है? ठीक है, नंबर 1 इज सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेट होना जब रुक जाए। ठीक है, दूसरा नर्वस कंडक्शन या नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम हमारा बैठ जाए। ठीक है, जब नर्वस सिस्टम ऑर्गेनिज्म का बैठ जाएगा, वो सराउंडिंग को लेके अवेयर नहीं होगा, वो कॉन्शियस नहीं होगा। ठीक है, तो वो सराउंडिंग में चेंज को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और तीसरा रेस्पायर, वो रेस्पायर भी, ठीक है, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्पेशली यहां पे ब्रीदिंग की बात। ठीक है, ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए, ऐसे 3 वाइटल प्रोसेसेस जो है ये सीज हो जाए इरिवर्सिबली, तब हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अब मर गया। ठीक है, इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम फंक्शन करना छोड़ देगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम से ही एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग को लेके अवेयर होता है। ठीक है, और उसके बॉडी के अंदर जो बाकी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको नर्वस सिस्टम ही कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम बैठ जाएगा तो वो प्रोसेस भी बैठ जाएंगी। ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग को भी लेके कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, डेथ जो है, डेथ के 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक डेथ होती है उसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उसको बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, डेथ के 2 फेजेस होते हैं, एक क्लिनिकल डेथ, दूसरा बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, क्लिनिकल डेथ किसको कहते हैं और बायोलॉजिकल डेथ किसको कहते हैं? क्लिनिकल डेथ हम कहते हैं कि जब हमारे अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और रेस्ट ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जब ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टॉप, दैट मींस हार्ट बीट करना छोड़ देगा। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करना छोड़ देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कब होती है? जब ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट के पंप करने से ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर पाता है ना, और हार्ट जब पंप करता है, ठीक है, तो उस पंपिंग के रिजल्ट में ब्लड पंप हो जाता है। ठीक है, इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, और वो कैसे होता है, हार्ट पंप कैसे करता है? जब हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो अगर हार्ट बीट ही रुक गई, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ब्रीदिंग भी जब स्टॉप हो जाए तो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज डेड। ठीक है, बट ये क्लिनिकली डेथ होती है, ये क्लिनिकली डेड होता है। ठीक है, इसके सेल्स और टिश्यूज है ना, वो अभी जिंदा होते हैं। ठीक है, उनमें प्रोसेस जो है, फंक्शनिंग जो है वो अभी चल रही होती है। ठीक है, और यूजुअली क्लिनिकल डेथ के अप टू 15 आवर्स तक जो है
उसकी सेल्स जो काम कर रही होती है, ठीक है। और उसके बाद सेल्स भी जब अगर हम यहाँ से कोई बात करेंगे वो सुन रहा होता है तो उस टाइम पे हम कौन सी बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम हमारे रिलीजन के हिसाब से देखेंगे, हमारी रिलीजियस से ये है कि वो बंदा सुन रहा होता है बट वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। बट अगर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करेंगे, साइंटिफिक टर्म्स में मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वो सुन रहा हो, ठीक है। उसका ये ऑडिटरी सिस्टम जो है, हियरिंग सिस्टम जो है, वो फंक्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डेथ तब होती है फिर जब टिश्यूज भी काम करना, सेल्स भी काम करना छोड़ दे, ठीक है। इसको हम डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज भी बायोलॉजिकल डेथ को, ठीक है। ठीक है, चले आगे। हाँ, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा what are living organisms and what are non-living organisms, can you define now, can you differentiate between living and non-living ones now? On the basis of only one feature you cannot differentiate a living organism from non-living one, ठीक है। For differentiating a living organism from a non-living organism, you have to select certain criteria, certain characters on the basis of which you can differentiate between living and non-living organisms. So, okay, inshallah tomorrow we will start with our main topic and the first chapter of your biology, that's cell and its structure, ठीक है। Okay, have fun and enjoy the day.